your notebooks. Let us draw the diagram of determination. Here on x-axis we have to write demand and supply of US dollars. Since we are understanding our example with the help of US dollar, that is why US dollar is written. Here we will write foreign exchange rate or price of dollar in terms of Indian rupees. फॉरेन एक्सचेंज रेट यही मीनिंग हो गया. वी आर जस्ट डिफाइनिंग द टर्म प्राइस ऑफ डॉलर, यूएस डॉलर इन टर्म्स ऑफ इंडियन रूपी. दिस थिंग इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट. नाउ दिस इज द डिमांड कर्व, डिमांड फॉर डॉलर. हियर यू हैव टू सब्सक्राइब दिस सिंबल डॉलर कि ये डॉलर की डिमांड कर्व. हियर ऑल्सो डिमांड फॉर डॉलर. देन it has inverse relation with its price. Then supply of US dollar, SS supply dollar. Okay, now we see this is the point of equilibrium, E point, equilibrium point. यहाँ पर we can write R. R means foreign exchange rate. ये origin. Okay. Suppose for example this value is मान लो ये 50 rupees है. मतलब $1 is getting exchanged at ₹50. ये equilibrium rate decide होगी. Only for understanding purpose. ठीक है. Now we know that this situation does not come automatically. इसके पहले भी few things can happen. इसके बाद में भी हो सकती हैं. Now what are those two extreme possibilities? कि quite possible ये exchange rate इसके ऊपर भी determine हो सकता है या इसके नीचे भी हो सकता है. तो let us see what happens in that case. Suppose ये value आती, ये R1 है. Okay. Now in this case, अगर ये situation is existing in the market, that means which thing is more? Supply of US dollar is more in the market as compared to its demand. Okay. तो जब डॉलर की सप्लाई इज मोर, डिमांड कोई उसकी उतनी कर नहीं रहे हैं, तो देन व्हाट विल हैपन टू द प्राइस ऑफ डॉलर? इट विल कम डाउन. जस्ट लाइक एनी कमोडिटी, डॉलर हमें आराम से मिल रहे हैं, डिमांड हम उनकी उतनी कर नहीं रहे हैं, तो उसकी कीमत, उसका प्राइस क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. दैट मीन्स यहाँ पर आप लिख सकते हो सप्लाई ऑफ डॉलर इज मोर देन डिमांड, या एक्सेस सप्लाई ऑफ डॉलर, ऐसे भी लिखा जा सकता है. जैसे लिखते थे ना एक्सेस सप्लाई, तो एक्सेस सप्लाई ऑफ डॉलर, वी कैन राइट हियर एक्सेस सप्लाई ऑफ डॉलर. सो देयर इज एक्सेस सप्लाई, इट विल लीड टू फॉल इन इट्स प्राइस. ठीक है, मान लो ये 60 था, तो अब इसका प्राइस कम हो गया 50. ये एकदम ऑल ऑफ ए सडन नहीं होगा, स्लोली एंड स्टेडली, थोड़ा सा नीचे, फिर उसके नीचे करते करते इट विल कीप ऑन फॉलिंग टिल इट कम्स टू इक्विलिब्रियम सिचुएशन. नाउ लेट अस टेक अदर पॉसिबिलिटीज. सपोज दिस सिचुएशन इज देयर, R2 सिचुएशन. मान लो ये प्राइस है 40 रुपीज. ठीक है, दोनों वे से पॉसिबिलिटीज आर देयर. नाउ इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग? नाउ डिमांड फॉर डॉलर इज मोर एज कंपेयर टू इट्स सप्लाई. ऑल पीपल आर डिमांडिंग कि हमें भी US डॉलर चाहिए, हमें ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन के करके डिमांड इज मोर. तो व्हाट हैपन्स व्हेन डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज मोर इन द मार्केट? इट्स वैल्यू विल इंक्रीज. किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो तो वैल्यू का मतलब उसका प्राइस वो बढ़ जाता है. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्सेस डिमांड फॉर डॉलर, एक्सेस डिमांड फॉर डॉलर. तो जब डिमांड फॉर डॉलर ज़्यादा है, सप्लाई उसकी कम है, देन देयर विल बी कंपटीशन अमंग द बायर्स. सब लेना चाहेंगे. तो कंपटीशन का मतलब क्या होता है? जिसके पास ज़्यादा रुपए होंगे वो ले पाएगा, जिसके पास नहीं होंगे वो नहीं ले पाएंगे. दैट मीन्स इट्स प्राइस विल इंक्रीज स्लोली एंड स्टेडली. इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग अल्टीमेटली टिल इट रीचेज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. OR पे लिखा है. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, या ब्रैकेट में इक्विलिब्रियम rate of exchange. The same thing is known as flexible exchange rate, or the same is called floating exchange rate. Floating means which is existing in the market. Now in this system government has no role to play. Government कुछ नहीं करती कि मार्केट में लोगों ने how much demand is to be made by people. गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं. कितनी सप्लाई होगी, कौन एक्सपोर्टर्स इंडिया को रिसीट्स भेजते हैं, कौन फॉरेनर्स यहाँ आते हैं, गवर्नमेंट का कोई बीच में नो इंटरवेंशन इज देयर.
total dependence on market forces, ठीक है. It is also called pure floating. प्योर फ्लोटिंग का मतलब गवर्नमेंट की निग्लिजिबल भी नहीं, जीरो इंटरफेरेंस. निग्लिजिबल का तो मतलब फिर भी होता है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे जीरो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट. प्योर फ्लोटिंग इज देयर बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. किसकी डिमांड किसकी सप्लाई? फॉरेन करेंसी की या फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड सप्लाई. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है जी. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. अच्छा, अब इसके आगे इन योर बुक आगे दिया हुआ है, वो आपने करना नहीं है. दैट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. आई होप ऑल हैव ड्रॉन दिस डायग्राम. ठीक है. This is original situation, OR. So now suppose supply remains constant. Supply of dollar, whatever is it is there in the market, it is same. If demand of dollar increases, ये बढ़ जाता है, then what will happen to equilibrium rate of exchange? It will increase. यहाँ बन जाएगा point. That means R1. ठीक है जी. अगर डिमांड फॉर डॉलर गेट्स रिड्यूस्ड, कोई भी रीजन, दैट मीन्स ये डिमांड कम्स डाउन. नाउ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज विल कम डाउन. दैट इज कॉल्ड चेंजेस इन दिस एक्सचेंज रेट. तो चेंजेस कैसे पॉसिबल है? व्हेन इन एनी ऑफ दीज टू फोर्सेस एनी चेंज कम्स. अगर सप्लाई सेम है, मतलब सप्लाई में कोई खास चेंज नहीं आ रहा है, डिमांड में इंक्रीज, डिमांड में डिक्रीज, तो दीज सिचुएशंस आर पॉसिबल. ऑन द अदर साइड, अगर सपोज डिमांड रिमेन्स सेम एंड सप्लाई चेंजेस, दोनों तरह से, सपोज ये ओरिजिनल सिचुएशन OR, now supply increases. तो supply increases means rightward shifting, ये हो जाएगा. Now R1 फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है, प्राइस है, it will come down because supply बढ़ गई. On the other side अगर supply decreases, ये बढ़ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा R2. ये इंक्रीज डिक्रीज कॉन्सेप्ट सेम एज वी हैव डन इन 11th क्लास, ये सेम है सारा. ठीक है. सो इन द बुक नेक्स्ट पेज के ऊपर दीज थिंग्स आर गिवन. You don't have to learn these, only for understanding purpose. ठीक है जी. With this we have come to an end of this floating exchange rate. Now next and last one is managed floating, that is given. अच्छा, उसके पहले managed floating से पहले एक और कर लेते हैं. Yesterday we have done the topic depreciation and depreciation. ठीक. Now one more term is there, that is devaluation and revaluation. Okay. Suppose $1 is equal to ₹74. ठीक. अब आप बताइए, as per your yesterday's knowledge, what is this situation we call depreciation? ठीक है. Okay. This depreciation, it takes place when there is the system of a flexible exchange rate. अपने आप, due to market forces, due to changes in demand supply of the foreign exchange, if this change comes, then अगर system is a flexible exchange rate, then it is called depreciation of Indian rupee. But अगर यही चीज market forces ना हो, country के अंदर system है fixed exchange rate का, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है और गवर्नमेंट करती है ये चीज 74 की बजाय, नाउ गवर्नमेंट इज फिक्सिंग द प्राइस ऑफ $1 बाय पेइंग 80 रुपीज. गवर्नमेंट इज डूइंग दिस थिंग. तो भी क्या हो रहा है? देयर इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी. कमी तो हो ही रही है, इंडियन वैल्यू, रूपी की वैल्यू कम हो रही है. बट सिंस इट इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, देन द सेम टर्म विल बी नोन एज डीवैल्यूएशन. आपको याद है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाले लेसन में कहा था, डिसइन्वेस्टमेंट करी गवर्नमेंट ने 1991 में, डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रूपी किया था. तो वो क्यों किया था? क्योंकि गवर्नमेंट वाज द कंट्रोलर ऑफ दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. ठीक है. तो अगर दिस थिंग इज डन बाय गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री अंडर फिक्स्ड सिस्टम, देन द टर्म इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन. और अगर सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल सिस्टम अंडर द इम्पैक्ट ऑफ मार्केट फोर्सेस, देन द सेम थिंग विल बी नोन एज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. ठीक है. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड डीवैल्यूएशन? तो फर्क कुछ भी नहीं है, डिफरेंस इज ओनली ऑफ द सिस्टम. डेप्रिसिएशन टेक्स प्लेस अंडर फ्लेक्सिबल सिस्टम,
done by the under the impact of market forces, whereas if system is fixed system, then it is done by the government of the country and government is responsible for this, then it is called devaluation. Okay? On the other side, अगर ये situation हो, it is known as appreciation of currency. अगर मार्केट में कौन सा सिस्टम हो, फ्लेक्सिबल सिस्टम हो, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं, मार्केट के अकॉर्डिंग ये चेंज आ रहा है, देन इट इज नोन एज एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी. बट इफ इट इज डन बाय द गवर्नमेंट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, देन इट विल बी नोन एज रीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी. रीवैल्यूएशन मतलब वो वाला नहीं लेना कि एग्जाम्स को दोबारा से रीवैल्यूएट करें, वो नहीं, यहाँ रीवैल्यूएशन मतलब वैल्यू का बढ़ना, इंक्रीज हो जाना. ठीक है, इसका मतलब है नाउ इन ऑर्डर टू बाय $1 वी आर गिविंग लेस इंडियन रुपीज. हमें कम इंडियन रुपीज देके भी वही डॉलर मिल रहा है, तो इसका मतलब इंडियन जो करेंसी है इट्स वैल्यू इज रीवैल्यूएटिंग या इट इज गेटिंग एप्रिशिएटेड. इसकी अहमियत बढ़ रही है, इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. तो बुक में आगे पीछे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन, देन रीवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन. तो ये आपने करना है. ठीक है जी. नाउ कमिंग टू लास्ट वन, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम. managed floating exchange rate system. Now, managed floating exchange rate system में what happens? It is a combination of both the systems, fixed exchange rate system and flexible system. Combination or mixture, or it is also known as hybrid rate of exchange. हाइब्रिड होता है, जैसे आपने सुना होगा सीड्स को हाइब्रिड, उनकी हाइब्रिडिंग करते हैं, मतलब मिलाते हैं, उनके जीन्स को मिलाते हैं. हाइब्रिड मतलब मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स. तो दिस सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन और मिक्सचर और हाइब्रिड सिस्टम ऑफ दिस फिक्स सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम. नाउ हाउ इज इट this combination is possible? आपको याद होगा in 11th class we have done monopolistic competition. तो उसमें हम कहते हैं monopolistic competition comprises some features of perfect competition and some features of monopoly. तो same thing is here under this system, managed system में some features of fixed system are there and some features of flexible system are there. अब इसका meaning क्या है? In this what happens? Fixed exchange rate that is determined, that is fixed by the government of the country, but accordingly along with that situation some independence is given to the RBI या central bank of any country. हम अपनी बात कर रहे हैं तो we are talking about RBI, otherwise central bank बोलना चाहिए. तो although exchange rate is determined or established or given by the government, but RBI is given some independence or freedom to bring changes as per the situation required. RBI is allowed, it is permitted to bring some changes in the rate which is fixed by the government. When is that RBI allowed? When it finds some requirement. जब लगे तो RBI कुछ change कर सकता है, कुछ fluctuations are permitted और कोई नहीं कर सकता बैंकिंग सिस्टम में. अदर कमर्शियल बैंक्स आर नॉट अलाउड, ओनली RBI, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, कैन मेक सम फ्लक्चुएशंस और चेंजेस. अब वो क्यों चेंजेस चाहिए? जस्ट फॉर एग्जांपल इस करके इसको बोल दिया जाता है मैनेज्ड, कि भी फ्लो, अगर मैनेज्ड वर्ड को रिमूव कर दे तो फ्लोटिंग सिस्टम तो वही है, फ्लेक्सिबल सिस्टम ही है. मैनेज्ड वर्ड का मतलब है कि समटाइम्स RBI with the permission of the government, with the this consultation of the government, it can manage as per the requirement. अपने हिसाब से मैनेज किया जा सकता है. जैसे हम आपको मैनेज करें कि जिन्होंने आना है साइन करो, पहले कंसेंट फॉर्म भरो, दैट मीन्स मैनेजमेंट इज बीइंग डन. तो ऐसे ही RBI कर सकते हैं. अब RBI को क्या जरूरत है, कब करनी पड़ती है, ये एग्जाम्पल आपने करना नहीं. द एग्जाम्पल विच इज गिवन इन द बुक, यू कैन क्रॉस दैट एग्जाम्पल. वो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जाम्पल बनाया हुआ है, तो उसको करने की देयर इज नो नीड. आई एम गिविंग एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज. अदरवाइज पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इवन द एग्जाम्पल. आपने सिर्फ थ्योरी पार्ट जो ऊपर पॉइंट्स दिए हुए हैं वो करनी है. ठीक, अगर तो RBI विद इन द परमिटेड लिमिट्स चेंजेस करता है, देन इट इज ओके, इट इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम. बट अगर RBI इंटेंशनली बियॉन्ड द लिमिट्स जाके बीच में इंटरफियरेंस करता है, बियॉन्ड द लिमिट्स, जरूरत से ज्यादा दखल करता है, तो देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डर्टी फ्लोटिंग.
डर्टी का मतलब यहाँ पे वो पोल्यूशन वाला डर्टी नहीं, यहाँ पर डर्टी का मतलब अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन द रूटीन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम, बिना वजह के दखल देना, जहाँ नहीं भी रिक्वायर्ड है वहाँ इंटरफियर करना, अपनी लिमिट से बाहर जाकर के इंटरफियर करना. तो इफ RBI performs this type of activities beyond its limitations, then it is the same thing is called dirty floating. But otherwise, if it maintains the limits, it remains within the limits, then it is called managed floating. ठीक है. और प्योर फ्लोटिंग कौन सा हो गया? When totally everything is decided in the market, तो वो प्योर फ्लोटिंग हो गया. When RBI within limits manages, then it is called managed floating. But when RBI unnecessarily beyond the limits interfere करता है, तो then it is called dirty floating also. ठीक है जी. अब just for understanding purpose example मैं दे रही हूँ आपको. मान लीजिए $1 is equal to ₹74. ये प्रिवेल कर रहा है, गवर्नमेंट ने ये स्टैब्लिश कर दिया, मान लीजिए. ठीक है. गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड दिस एक्सचेंज रेट एंड साथ में परमिशन दे दी ±1 कि ये जो 74 रुपीज़ है, अगर ₹1 ज़्यादा भी हो जाए या कम भी हो जाए, बीच में विदिन ₹1 इतने पैसा 74 रुपीज़ एंड इतना पैसा ₹1 से कम, तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी चेंजेस दे आर अलाउड, दे आर परमिटेड. ठीक. अच्छा, अब क्या होता है, अगर अब यहाँ तक तो हो गया गवर्नमेंट का रोल. अब आ गया कि RBI बीच में कब इंटरफियर करेगा, कब उसका रोल प्ले होगा. अच्छा, अब मार्केट में मान लीजिए ये हो जाता है, ओपन मार्केट में गवर्नमेंट ने तो ये कर दिया, बट स्टिल मार्केट के अंदर ये सिचुएशन है, मान लीजिए 80 रुपीज़ है. ठीक. अब ये 80 रुपीज़ इस अगर 74 में इफ वी ऐड 1 तो भी 75 से तो ये कहीं ज़्यादा है. 80 रुपीज़ 75 से तो ज़्यादा ही है. इसका मतलब डिमांड फॉर डॉलर इज मोर. इंडियन पीपल दे आर रेडी टू स्पेंड मोर मनी. आम मार्केट में, ओपन मार्केट में पीपल आर eager, they are ready to pay more rupees to buy 1 unit of dollar. तो एक यूनिट लेने के लिए they are ready. ठीक. इसका मतलब मार्केट के अंदर ये डॉलर की सप्लाई कम है, पर लोग उसके लिए ज़्यादा रुपए खर्चने को रेडी हैं, तैयार हैं. डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, सप्लाई कम है. ठीक. तो अब RBI का रोल आ जाएगा. RBI क्या करेगा? इट विल स्टार्ट सेलिंग डॉलर्स इन द मार्केट. अभी आपको याद होगा, एक हम कहते हैं कि फिक्स्ड जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं, दे आर हैंडल्ड बाय द सेंट्रल बैंक. वो उसका कस्टोडियन है, मतलब उसके पास एक्सेसिव रिजर्व्स हैं. जो भी गवर्नमेंट के रिजर्व्स हैं, दे आर हैंडल्ड बाय, दे आर केप्ट बाय द RBI. तो उसके पास रिजर्व्स का बहुत ढेर लगा हुआ है, भंडार लगा हुआ है. ठीक. तो RBI क्या करता है, जब देखता है कि मार्केट में लोग ज़्यादा मनी खर्चने के लिए रेडी हो रहे हैं टू बाय डॉलर, इसकी सप्लाई कम है, देन इट स्टार्ट्स सेलिंग डॉलर्स इन द मार्केट. तो जब डॉलर की सेल करनी शुरू कर देगा, तो किसकी सप्लाई बढ़ जाएगी? डॉलर बढ़ जाएंगे मार्केट में, देना शुरू कर देता है, बेचना शुरू कर देता है, तो मार्केट में डॉलर आ जाएंगे, उनकी एंट्री हो जाएगी. जब इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अल्टीमेटली ये जो प्राइस है इसका इंडियन रुपयों में, इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन. ये इनइक्वालिटी इसी करके है ना, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है डॉलर की. तो डॉलर की वो बेचना शुरू कर देता है, सेल करना स्टार्ट कर देता है. तो विद दैट व्हाट हैपेंस, सप्लाई ऑफ डॉलर्स विल इंक्रीज इन द मार्केट. एज ए रिजल्ट देयर विल बी इक्वालिटी. जब तक ये इक्वालिटी नहीं आती है, कौन सी इक्वालिटी? जब तक ये विद इन परमिसिबल लिमिट्स सिचुएशन नहीं आ जाती अंडर कंट्रोल, तब तक वो डॉलर की सप्लाई उसको सेल करता रहेगा. ठीक. एक सिचुएशन हो गई. नाउ सेकेंड सिचुएशन, अगर मार्केट में ये हो जाए, ये सिचुएशन है. अब क्या है, तो भी अगर 74 में से एक माइनस भी कर दे तो भी 73, और ये अभी भी कम है, 70 रुपीज तो अभी भी उससे कम है. इसका मतलब कि जो लोग हैं, नाउ दे आर नॉट मेकिंग डिमांड फॉर डॉलर. वो डॉलर को खरीदने के लिए दे आर नॉट रेडी टू स्पेंड मोर मनी. वो 3 रुपीज भी और नहीं देना चाहते हैं, उनका दिल ही नहीं कर रहा, डिमांड ही नहीं कर रहे. इसका मतलब डिमांड फॉर डॉलर इज लेस. सप्लाई है बट लोग उसको खरीदना नहीं चाह रहे, ज़्यादा पैसे खर्चना नहीं चाह रहे इंडियन रुपयों को, तो डिमांड फॉर डॉलर इज लेस. तो नाउ इन दिस केस फिर RBI का क्या रोल आ जाएगा? उसकी इंटरफेरेंस. नाउ RBI विल स्टार्ट डिमांडिंग दिस डॉलर. वो अपनी ओर से डिमांड करनी शुरू कर देगा ओपन मार्केट. ठीक है. सी, 2 सिस्टम चलते होते हैं किसी भी कंट्री में. एक तो जो गवर्नमेंट का है वो तो है ही है, बट अदरवाइज भी ओपन मार्केट भी चलता ही है. कोई ऐसा नहीं कि ओपन मार्केट में कोई काम ही नहीं होता. तो ये दोनों, क्योंकि मैनेजमेंट का हमने पढ़ना है, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ. तो अब RBI विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर डॉलर्स. जब इसकी डिमांड ज़्यादा करेगा तो क्या होगा? इसके प्राइस को इट विल इंक्रीज. जब डिमांड बढ़ती है, रिलेशन वही है प्राइस वाला.
तो व्हेन डिमांड इंक्रीजेस एंड दैट इंक्रीज इज बीइंग मेड बाय द आरबीआई, तो डिमांड बढ़ने से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका प्राइस बढ़ जाएगा। कब तक ये बढ़ेगा? ये 70 रुपीज से बढ़ के बढ़ते बढ़ते जब तक ये 73 तक कम से कम नहीं आ जाता, जो आरबीआई है इट विल कीप ऑन डिमांडिंग द डॉलर्स इन द मार्केट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, जो बुक में एग्जांपल दिया हुआ है वो उसमें प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे डॉलर की डिमांड सप्लाई की जगह इंडियन रुपी की डिमांड और सप्लाई की टर्म्स में एग्जांपल दिया हुआ है। वो हमारे लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाता है, अदरवाइज वो भी ठीक है, बट थोड़ा सा फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस इस तरह से, क्योंकि हम लोग वैल्यू कर रहे हैं, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अंडरस्टैंड किया, इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये आपको करना है, देयर इज नो नीड टू राइट दिस एग्जाम्पल, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक, so with this we have come to an end of this chapter because only we have to do the meanings of these three systems. अच्छा, अब आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, distinguish between fixed and flexible system, या distinguish between flexible and managed floating system। तो कुछ और कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपने यू जस्ट हैव टू गिव द मीनिंग, फिर आपने रिजीम बता देना। रिजीम मतलब कौन सा सिस्टम है, बीइंग फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट या बीइंग डिटरमिन्ड बाय मार्केट। और मैनेज्ड में आप लिखोगे बोथ मार्केट एज वेल एज गवर्नमेंट, both are working, their role is being played by both the entities। मार्केट का मतलब कि आरबीआई जब परचेज करता है या सेल करता है वो मार्केट नहीं करता है, तो दोनों का मिक्सचर आप कह सकते हो। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आपको आ सकता है, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डिफाइन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, या अंडर विच सिस्टम डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी टेक्स प्लेस, किसमें आता है, फ्लेक्सिबल सिस्टम में। अंडर विच सिस्टम एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी टेक्स प्लेस, फ्लेक्सिबल सिस्टम में। अंडर विच सिस्टम डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी टेक्स प्लेस, फिक्स सिस्टम में। अंडर विच सिस्टम रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी टेक्स प्लेस, फिक्स सिस्टम में। ठीक है, अदरवाइज मीनिंग सेम है, एक में रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी, एक में इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी। मीनिंग इज सेम, द डिफरेंस इज ओनली ऑफ द रिजीम। रिजीम मतलब सिस्टम। ठीक है जी, अब आप चेक कर लो अपना बुक में, यही सारा दिया हुआ है। जो आगे दिया हुआ है ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये नहीं करना आपने, आगे का कुछ नहीं करना है। जो चेंजेस इन एक्सचेंज रेट है वो भी ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज है, रिक्वायर्ड नहीं है, दैट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। ठीक है, सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस पार्ट। लेट मी सी द टाइम, 9:35। ओके, I hope all the students sitting at home, they have also understood this topic. So now we have to start this last lesson, that is comparative development experience of India, China and Pakistan. You may not be having the books नहीं है, कोई बात नहीं, आज थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वैसे रात को आई सेंड ए मैसेज ऑल्सो, वो देखा नहीं होगा कईयों ने, देख लिया था, चलो नहीं भी देखा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, बट टुमारो वी विल बी कवरिंग दिस लेसन। कोई नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ बुक, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। अच्छा, अब है इसमें वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो फर्स्ट इज for this purpose, for this chapter, we need to have new edition books. So those students who have old books need not to worry. You can get the data photo stated. You can get those pages photo stated from the books of your friends. No need to buy new book at this point of time. I myself have old book, so I also need your help in getting the correct data. But anyhow, we can understand. ठीक है? तो जिसके पास नहीं है, either you can note down the tables, or you can get these 4-5 pages photo stated as per your convenience. Fine. अच्छा, अब इसमें क्या है, very interesting and very chapter related to the present scenario also. What type of things we are facing with China and Pakistan even now, तो ये उसके साथ भी थोड़ा सा डील कर जाता है। तो अब है कि any country in the world, ठीक है, उसका मेन पर्पस क्या है इन द मॉडर्न टाइम, टू बी ए डेवलप्ड कंट्री, टू बी एन एडवांस्ड कंट्री। कोई भी कंट्री का एक ही है, जो एडवांस्ड है ऑलरेडी, देयर पर्पस इज टू बी मोर एडवांस्ड, देयर पर्पस इज टू मेंटेन द डिफरेंस, कि बाकियों से आगे चल रहे हैं तो और एडवांसमेंट करें,
और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करें, अदरवाइज तो दे हैव क्रॉस्ड वन लेवल ऑफ हाई पर कैपिटा इनकम, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो सब कुछ है, अब उसको भी और ऊपर लेके जाना, ठीक। और जो अंडरवर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अंडरवर्ल्ड कंट्रीज़ मतलब स्पेशली एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़, अगर हम वर्ल्ड के कंट्रीज़ को कंपेयर करें तो एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ दे आर जस्ट कम्पीटिंग इन द रेस ऑफ बीइंग डेवलप्ड, हर कोई चाहता है कि हम आगे आगे जाएं, ठीक। अच्छा, अब क्या होता है, when development is done, then how is it seen or observed कि how much development has taken place in our country? For that we need comparison. क्लास में ओनली इशिता शर्मा इज देयर, इसके मार्क्स आ गए 100 में से 50 या 60, तो यही फर्स्ट है, यही सेकंड है, यही थर्ड है, सब कुछ यही यही है, ठीक है। कोई पता ही नहीं चलेगा, अगली बार टेस्ट में इसके मार्क्स आ गए 40, तो भी कोई पता नहीं चल रहा कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, तो भी यही है, ओनली वन इज देयर। इसका मतलब फॉर कंपैरिजन पर्पस वी नीड अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, सेम वे फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वी नीड द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो। उन्हीं के साथ ही हम कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया की डेवलपमेंट किसके कंपैरेटिवली ज़्यादा हुई है या किसके कंपैरेटिवली कम हुई है। तो उसके लिए क्या होता है, फिर जो वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं, व्हाट दे डू, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ वो अपने अपने एसोसिएशंस बना लेते हैं, अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं। अपने अपने ग्रुप का मतलब जैसे पॉपुलरली आपने सुना होगा एक G8 कंट्रीज़, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़, वेल एडवांस्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें रशिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे कंट्रीज़ हैं, दुनिया के वर्ल्ड के सबसे एडवांस्ड कंट्रीज, ठीक। उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया G8 कंट्रीज। अब उस G8 कंट्रीज में +5 भी किया जा रहा है कि और 5 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वो भी एडवांसमेंट कर रहे हैं, जिसमें चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये आ रहे हैं, कंट्रीज आ रहे हैं एज पर देयर लेवल ऑफ GDP, ये कंट्रीज भी एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो ग्रुप बना लेते हैं। ऐसे ही एक अपना नियर होम सार्क कंट्रीज का ग्रुप, साउथ एशियन कंट्रीज, जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये कंट्रीज हैं। फिर ऐसे ही एक और साउथ ईस्ट एशिया का है, एक आसियान ग्रुप है, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें ये आ जाता है थाईलैंड है, अपना वियतनाम है, उधर के मलेशिया, इंडोनेशिया, ये वाले कंट्रीज हैं, ठीक। मतलब कहने का है कि डिफरेंट कंट्रीज अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं, बट ग्रुपिंग तो ठीक है। तो अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करें, इंडिया बीइंग एन एशियन कंट्री, तो इसको हम कंपेयर करना शुरू कर दें G8 कंट्रीज के साथ, तो दैट इज़ ए वेरी यूजलेस एंड रफ एंड वेरी क्योटिक सिचुएशन। इंडिया इज़ नॉट एट ऑल नियर दोज कंट्रीज, उनके तो हम आसपास नहीं है, वो दे हैव क्रॉस्ड द लिमिट ऑफ डेवलपमेंट, तो उसके साथ कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। फिर क्वेश्चन आता है कि इंडिया, क्योंकि वी आर इन, हमारा काम इंडिया से रिलेटेड, हम यहाँ पर हैं, तो फिर किसके साथ कंपैरिजन करें। तो व्हाट हैपन्स कि इंडिया का कंपैरिजन जो फिजिबल है, जो प्रैक्टिकली दैट शुड बी मेड, दैट शुड बी डन इन कंपैरिजन टू द नेबरहुड कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं, उसी के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। जैसे हम जहाँ रहते हैं तो अपने आसपास देखते हैं कि हमारे नेबर्स ने क्या किया, साथ के नेबर्स ने क्या किया, हमने क्या किया, तो एक कंपैरिजन करते हैं। तो सेम थिंग इज हियर कि इंडिया नीड्स टू बी कंपेयर्ड विद 2 ऑफ इट्स प्रोमिनेंट नेबर्स। कौन कौन से? पाकिस्तान एंड चाइना। अब आप इसमें पूछ सकते हो भी नेबर तो श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है। तो वो कंट्रीज को आप अगर ध्यान से देखो तो वो हमारी किसी एक स्टेट के बराबर ही होंगे, साइज वाइज, पॉपुलेशन वाइज वेरी स्मॉल कंट्रीज। तो कंपैरेटिवली जो कंट्रीज के साथ थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, चाइना हमसे काफ़ी ऊपर है और पाकिस्तान बराबर तो नहीं है तो कम ही है, बट फिर भी एज कम्पेयर टू नेपाल और भूटान, इन कंट्रीज के मुकाबले तो बड़ा ही कंट्री है, ठीक है। तो पाकिस्तान और चाइना के साथ कंपैरिजन इन दिस लेसन, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर कि 47 से लेके आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि 47 में इंडिया एंड पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस तो नहीं कहेंगे, वैसे कहा जाए तो इट वाज नॉट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑल्सो, इट वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया को ब्रेक ही किया गया था। तो एनी हाउ, चलो फॉर्मली कह भी नहीं, तो 47 में इंडिया पाकिस्तान बिकेम फ्री एंड 1949 में चाइना बिकेम द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1949 से पहले वहाँ पे सिविल वॉर थी, तो सिविल वॉर के करके वहाँ एक नेशनलिस्ट पार्टी थी, एक ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है प्रेजेंटली, इनके बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा था, स्ट्राइक था, स्ट्रगल था।
तो कर करा के 1949 में वहाँ पर एक कम्युनिस्ट लीडर हुए, कम्युनिस्ट पार्टी सरपास्ड दैट नेशनलिस्ट पार्टी, सिविल वॉर एंड हुआ और 1949 में माओ जे डोंग करके उनका नाम था कम्युनिस्ट लीडर का, तो ही डिक्लेयर्ड दिस चाइना 1 अक्टूबर 1949 को भी चाइना जो है अब नाउ इट इज ए फ्री कंट्री, सिविल वॉर खत्म हो गई है, नाउ वी आर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो देयर वाज हार्डली डिफरेंस ऑफ 2 years, अगर हम फ्रीडम देखें तो 2 साल का ही डिफरेंस है, बट आफ्टर विद हार्डली विद गैप ऑफ 2 years बिटवीन देयर इंडिपेंडेंस, आज की डेट में देखें तो वी आर ऑब्जर्विंग चाइना हैज gone to a very greater situation. India, although it is trying its best, but still nationalism is okay, सब ठीक है, हम अपने इंडिया की हम तो उसी की बात करेंगे, बट स्टिल रियलिटी कैन नॉट बी फॉरगॉटन, चाइना हमसे कहीं आगे है जीडीपी के मामले में और भी बहुत सारी चीज़ों के मामले में चाइना इज फार अहेड ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है। तो नाउ वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर कि व्हाट थिंग्स हैपन, which type of policies were adopted by the respective governments of these 3 countries, which factors proved useful or favorable in bringing this changes in the level of development, क्या चीज़ें हुई, क्या सब कुछ हुआ सिस्टम में कि ये हमारा चेंज हुआ। ठीक है जी, with this was the introduction, बाकी हम कल करेंगे, अभी I think okay time 1 minute is left. only 1 minute is left मैम, ठीक है फिर रेस्ट कल करेंगे। 1.51 ठीक है, you can end the meeting ma'am, no problem, you can end the meeting if any 1 minute is left. Okay ma'am, okay, Thank now you. I'm going to end ma'am. Thank you. Okay, thank you ma'am.